उम्मीद आपको यूनिट नंबर फर्स्ट अच्छी लगी होगी। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप स्पेशल यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको क्या करना है, मैंने यूनिट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा दी है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, मैंने क्या कर रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्ले लिस्ट के लिंक पे क्लिक करके बाकी की यूनिट को आप अच्छे से जाकर पढ़ सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर मैंने बाकायदा क्या कर रखी है, सारे का सारा जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ इनके PDF डाल रखी है, पढ़ लेना। साथ के साथ 31 तारीख से पहले आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर का चैलेंज है भाई अपना। कितना? 25,000 सब्सक्राइबर का अपन ने चैलेंज ले रखा है। 31 तारीख से पहले पहले जाओ और जाकर आपके सामने क्या कर लो, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, इतने विद्यार्थी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो 3,000 सब्सक्राइबर कम है भाई, अपन 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इको टूरिज्म का अर्थ और अवधारणा क्या होता है, इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है और उसकी अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट है इको टूरिज्म का अर्थ। ऐसे पर्यटक जो प्रकृति पर निर्भर हो, मतलब इस प्रकार का पर्यटन जो आपके सामने पूर्ण रूप पर किस चीज पर निर्भर हो, प्रकृति पर। किस चीज पर निर्भर हो भाई? आपके सामने जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक चीजों को जो देखने के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जहाँ पे इको टूरिस्ट अट्रैक्शन, प्लांट हैबिटेट और ट्रैक और स्टोरी टेलिंग से संबंधित पर्सन होते हैं। क्या पर्सन है? इको टूरिज्म में प्लांट स्पीसीज का क्या महत्व होता है, मतलब जब अपन इको टूरिज्म करते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, पौधे की जो आपके सामने प्रजातियां होती हैं, उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। इको टूरिज्म में पौधे बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बढ़ाते हैं। मतलब जो इको टूरिज्म होता है ना, उसमें आपके सामने जो पौधे हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों योगदान होता है भाई आपके सामने? वो सिर्फ आपके सामने क्या नहीं करते हैं, सिर्फ आपके सामने सुंदरता बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका संतुलन बढ़ाने का काम करते हैं। पौधे होंगे तो आपके सामने जो अपना पर्यावरण है वो स्वस्थ रहेगा। क्या होगा भाई? अगर आपके सामने जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे तो आपका जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहेगा। स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। जो आपके सामने जो पैसा वगैरह है वो आपके सामने जो स्थानीय लोग हैं उनके पास पहुंचेगा। संस्कृति और परंपराएं आपस में जुड़ी होंगी, मतलब जो अपनी संस्कृति है और आपके सामने जो अपनी अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं हैं वो आपस में जुड़ी होंगी। मतलब जो संस्कृति और जो परंपराएं होंगी वो आपस में क्या होंगी भाई, आपके सामने आपस में जुड़ी होती हैं। समझ में आ गया? इसीलिए ऐसे पौधों की पहचान की जाती है जिनका पर्यावरणीय, इकोलॉजिकल और आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व। तो अपन इस प्रकार की चीज़ों को चुनना होता है जो किससे हो, पर्यावरण से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आपस में चीज़ें जुड़ी हो। उसी को क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? इको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं ना उनका आपके सामने पैसे से, इकोलॉजिकल पर्यावरण के हिसाब से, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से, और कल्चरल मतलब साहित्यिक रूप से क्या महत्व होता है, सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला होता है इकोलॉजिकल महत्व। इकोलॉजिकल महत्व का अर्थ होता है कि जो अपना जो पर्यावरण होता है उसके हिसाब से क्या महत्व होता है इन पौधों को, इसके बारे में देखेंगे। पौधे हमें क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। पौधे क्या करते हैं भाई? अपने को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। अगर आपके सामने जो मिट्टी होती है उसका जो कटाव होता है उसको भी रोकते हैं। कहीं पर बारिश हो रही थी और बारिश के समय आपने क्या कर दिया, बारिश हो रही थी कहीं पर आपके सामने, बारिश के समय अगर कोई पौधा खड़ा तो उसके आसपास हमेशा मिट्टी कभी कट के नहीं जाएगी। और ऐसी जगह जहाँ पर आपके सामने पौधा नहीं है तो देखना वहाँ पर सीधी सीधी मिट्टी कट कर चली जाती है। तो आपके सामने क्या काम होता है? पौधों को मिट्टी को कटाव रोकना। वन्य जीव को आश्रय देना। जो अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव जंतु देखने को मिलते हैं उनको क्या करते हैं भाई? आश्रय देने का काम करता है। क्या करता है? अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव होते हैं उनको आश्रय देने का भी काम किसका होता है? पेड़ पौधों का होता है। अगले वाला पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं ये औषधियाँ बनाने के काम आते हैं। मतलब पेड़ पौधे से अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। लकड़ी, गोंद और फल का निर्माण कर सकते हैं। लकड़ी निकाल सकते हैं, गोंद निकाल सकते हैं, फल निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका अपन निर्माण करते हैं। किसका?
लकड़ी का, गोंद का और फल है, इन सब चीज़ों का अपन निर्माण करके जो निकाल करके उनको इन्वायरमेंट में जो बाज़ार में बेच सकते हैं। स्थानीय लोगों की आय के स्रोत, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भाई पैसे, जो और ज़्यादा पैसे कमाने में मदद मिलती है। कल्चरल का क्या महत्व होता है? पूजा पाठ में उपयोगी। जो आपके सामने जो पेड़ पौधे होते हैं ये किस चीज़ में महत्व होते हैं भाई? आपके सामने जो पूजा पाठ होती है ना, पूजा पाठ में इनका बहुत योगदान होता है। किस चीज़ में बहुत योगदान होता है भाई? पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। लोक मान्यताएं, जो हमारी अलग अलग प्रकार की धार्मिक मान्यताएं होती हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान होता है। और जो अपने धार्मिक स्थल होते हैं उनमें भाई पेड़ पौधों का बहुत महत्व होता है। जैसे तुलसी हो गई, बरगद हो गया, नीम हो गया, ये सब के सब पेड़ वो होते हैं जिनका अपने धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। इको टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण आपके सामने 10 पौधों के नाम बताइए। मतलब इस प्रकार के 10 आपके सामने प्लांट, अलग अलग प्रकार के पौधों के नाम बताने हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। क्या कौन से हैं? पहला आपके सामने नीम। नीम आपके सामने इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या है? नीम है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा पौधा होता है। अगला पौधा पीपल। पीपल भी हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसके लिए जब बहुत अच्छा होता है भाई। अगला है बरगद। बरगद भी आपके सामने भाई, जो नीम होता है ना, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसको अलग अलग प्रकार की औषधियाँ बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। किसके उपयोग में लिया जा सकता है? अलग अलग प्रकार के जो औषधियाँ होती हैं उसके निर्माण में उपयोग में लिया जा सकता है। पीपल और बरगद, क्या पीपल और जो बरगद होते हैं ना आपके सामने, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपके सामने किस चीज़ में? जो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा वातावरण होता है ना उसमें ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। कौन? पीपल और बरगद। अच्छा, तुलसी क्या है? तुलसी भाई आपके सामने, आपको पता है हमारे हर घर के आंगन में तुलसी देखने को मिलती है। एक तो ये भी ऑक्सीजन देने का काम करती है 24 घंटे, साथ के साथ इसका औषधीय बहुत महत्व है। खांसी जुकाम हो रही है तो आपके सामने तुलसी का 2 पत्ता घेर लो, खांसी जुकाम चली जाएगी। समझ में आ गई? आंवला है। हमारे आंवला किस चीज़ के लिए भाई बढ़िया होता है? जो शरीर के लिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साल का पेड़ है तो साल का पेड़ आपके सामने जो पेड़ के रूप में काफ़ी मजबूत होता है। बाँस से अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्प की चीज़ें बनती हैं, है ना, हस्तशिल्प के लिए काफ़ी काम आता है। अर्जुन और अशोक, अशोक का पेड़ है, उसका धार्मिक महत्व भी है। अशोक के पत्ते भी बहुत काम में आते हैं और अशोक की जो लकड़ी है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और खेर है, वो भी आपके सामने राजस्थान में काफ़ी पाया जाता है। इसकी जो लकड़ी है वो भी बहुत मजबूत होती है। तो यह आपके सामने कुछ 10 महत्वपूर्ण पौधे हैं भाई जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है, जो इको टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगले वाला पॉइंट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और स्टोरिक डेवलपमेंट। स्टोरी टेलिंग का क्या अर्थ होता है? किसी प्राकृतिक स्थान, पौधे व जीव से जुड़ी हुई कहानियों को रोचक ढंग से प्रकट किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? स्टोरी टेलिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई जगह या स्थान या आपके सामने पौधे की या जीव की आपके कोई कहानी होती है, उसको हम रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई? स्टोरी टेलिंग के नाम से जाना जाता है। इको टूरिज्म में स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व होता है? मतलब कोई भी जगह पर आप, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर घूमने आ रहा है और उसको आप पूरे कहानी की तरह चीज़ों को बता रहे हो तो वो उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा? आकर्षित होगा। क्या होगा? उस जगह से उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलेगा। तो इको टूरिज्म में आपके सामने जो इको टूरिस्ट होते हैं उसमें स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट है पर्यटक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जितने भी जो पर्यटक होते हैं भाई आपके सामने, वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव होता है अगर आप उनको स्टोरी सुनाते हो तो। अगले वाला पॉइंट है उस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान जानकारी मिलती है। अगर आप लोगों को, भैया आपने कोई मंदिर के बारे में घूमने के लिए गए और वहाँ से जुड़ी आपने, अगर मान लो खाटू श्याम जी के मंदिर में आप घूमने के लिए गए और उसके बारे में आपने विस्तृत ज्ञान बताया कोई घूमने वाले व्यक्ति को, तो उससे क्या होगा भाई? उस व्यक्ति को वहाँ की संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, वहाँ का जो इतिहास क्या रहा उसके बारे में उसको ज्ञान रहेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अनुभव यादगार बनता है। जो व्यक्ति वहाँ पर घूमने आ रहा है उसका जो वो जगह है वो हमेशा के लिए याद रहती है। क्या रहती है? उसके लिए वो जगह हमेशा के लिए याद रहती है। यदि किसी पवित्र वृक्ष या पवित्र, जो आपके सामने कोई गांव है, आपका शहर है, वहाँ पर कोई ऐसा कोई पवित्र वृक्ष है, कोई पेड़ है, अगर आप उसकी कोई पुरानी कहानी है, लोक कथा अगर वो बताते हो तो सामने वाला व्यक्ति उससे क्या है? और ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। जंगल से जुड़ी जनजातीय कहानियाँ, जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे जंगल होते हैं उससे जुड़ी, अगर हम अपन को जनजातीय कहानी सुनाते हैं
तो लोग क्या भैया उससे क्या होता है अपना कनेक्शन है वो महसूस करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई वास्तविकता में हो सकती है ऐसी न ऐसी कहानी। क्यों? जंगलों से जुड़ी कोई ना कोई कहानी तो जरूर से होती ही होती है। तो हमें पर्यटकों को जब इको टूरिज्म करो, जब कोई भी टूरिस्ट को इको टूरिज्म करो तो उसको कहानी सुनाना उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले वाला पॉइंट है ट्रैक्स या मार्गों की पहचान और आपके सामने महत्व। जो अलग अलग प्रकार के जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक मतलब जो गलियारे होते हैं, रास्ते उसे होते हैं, उसको ट्रैक्स के नाम से जाना जाता है। उनका क्या पहचान होती है, उनकी क्या महत्व होती है, उसके बारे में आपको बताना है। जंगल, पहाड़ या प्राकृतिक क्षेत्र पर बनाए गए पैदल रास्तों को क्या कहा जाता है? ट्रैक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो जंगल, पहाड़ व प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पैदल जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उसको अपन ट्रैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? ट्रैक के नाम से जानते हैं। कैसे होते हैं नेचुरल ट्रेल्स? जो प्राकृतिक रूप से आपके सामने जो रास्ते बन जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो रास्ते बन जाते हैं उसको नेचुरल ट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाले कौन से होते हैं? ट्रैकिंग पाथ। ट्रैकिंग पाथ क्या होता है? घूमने फिरने के लिए, सुबह सुबह आपके सामने लोग घूमने के लिए जाते हैं ना भाई, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उसको ट्रैकिंग पाथ के नाम से जाना जाता है। बर्ड्स वॉचिंग रूट्स, जो आपके सामने काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के जो स्पॉट बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो स्पॉट बनाए जाते हैं भाई, ऐसी जगह जहाँ पर आपके सामने क्या है, कोई जो खाना, पक्षियों के लिए खाना वगैरह रख दिया जाता है और जहाँ पर पक्षी आकर रहते हैं उसको बर्ड वॉचिंग रूट्स के नाम से जाना जाता है। सुरक्षित व अच्छी तरीके से चयनित किए गए ट्रैक पर्यटकों को अनुभव को बेहतर बनाते हैं। मतलब अगर आप कोई भी जो एक सेफ और सिक्योर जगह को आप अगर चयनित करके अगर ट्रैक बनाते हो तो वो पर्यटकों को क्या देते हैं भाई? आपके सामने एक शानदार अनुभव देने का काम करते हैं, एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। कैसा एक्सपीरियंस देते हैं भाई? एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। अगले वाला पॉइंट है बर्ड्स और एनिमल की चेकलिस्ट तैयार करना। मतलब अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप कोई भी जो बर्ड होता है ना, कोई भी जो चिड़िया हो गई, कोई आपके सामने जो बर्ड्स और एनिमल होते हैं उसकी कैसे चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इको टूरिज्म में पक्षी और जानवर मुख्य आकर्षण होते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर घूमने जाता है तो किस चीज़ के लिए जाता है भाई? पक्षियों के लिए विशेष करके जाता है। किसके लिए जाता है? पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए से ज़्यादा आपके सामने जानवरों को देखने के लिए ज़्यादातर जाता है। तो आप कैसे चेकलिस्ट बना सकते हो? चेकलिस्ट क्या है कि मान लिया अगर थे कठी घूमने गया और था कौन सो पक्षी दिखो, कौन सो जानवर दिखो, उनको नाम ऊपर लिखा रही हो लिस्ट पे, ऊपर टिक मार दो, वो चेकलिस्ट का नाम से जाना जाए। चेकलिस्ट में क्या क्या होता है? पक्षियों के नाम, जो अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं उनके नाम उस चेकलिस्ट में दिखाई पड़ते हैं, है ना। कौन कौन सा जानवर आपने देखा, उस जानवर का नाम है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? कौन सा पक्षी था, कौन सा जानवर था, उसके बारे में पता चलता आपको। उनकी आदतें, खरगोश की आदत अलग होती है, हिरण की आदत अलग होती है ना, शेर की आदत अलग होती है, बंदर की आदतें अलग होती है। तो कौन सा जानवर है और उसकी क्या आदत है उसके बारे में, उनकी आदतों के बारे में भी लिखना होता है। किस समय मिले, सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम के समय आपने उनको देखा, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने एनिमल चेकलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्यटकों की जानकारी मिलती है और उनको संरक्षण का संदेश मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है, पर्यटक को पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कोई भी जानवर है भाई आपके सामने, उसका व्यवहार कैसा है, आपको उसको बचाना जरूरी क्यों है, वो हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में आपको सारी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगले वाले की अगर अपन बात करें विस्तार से, अगले वाला है वाइल्ड लाइफ स्टोरीज फॉर इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के लिए वाइल्ड लाइफ स्टोरीज का क्या महत्व होता है? हर पक्षी या जानवर के साथ अन्य कोई ना कोई एक छोटी कहानी जुड़ी हो तो आप पर्यटन को रोचक हो जाता है। ठीक है, बताओ, मतलब अगर आप पर्यटक को ना इंटरटेन करने के लिए उससे जुड़ी कोई ना कोई कहानी जरूर बताओ भाई। कैसे बता सकते हो कि भाई ये बंदर बहुत बदमाश है, एक दिन ये क्या इसको पकड़ लिया गया था, ये है ना बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, इसको पकड़ा, संरक्षित किया, फिर इसको बचा कर लाए। तो इस प्रकार की आप चीज़ें बता सकते हो। इससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता ना, अगर उसको वो कहानी सुनाते हो तो उसको उससे संबंधित क्या होते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। समझ में आ गया? और वो व्यक्ति है वो उससे संबंधित आपके सामने और ज़्यादा जुड़ाव भी महसूस करता है। क्या करता है वो व्यक्ति? उस चीज़ से संबंधित ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है। ठीक है, अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, क्या पॉइंट है?
जैसे मोर का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, मतलब जो आपका वहाँ पर अगर मोर दिखते हैं, आप बताओ कि इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। राष्ट्रीय पक्षी है भाई भारत का, है ना, इस क्षेत्र पे ज़्यादातर पाया जाता है। बाघ है, बाघ कोई भी परिस्थिति के लिए क्या महत्व होता है, क्यों बाघ को देखते लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको बताना है कि बाघ है वो इस पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्यों जरूरी होता है, इस जंगल के लिए क्यों जरूरी है। इसमें पर्यटक केवल देखने वाला नहीं बल्कि सीखने वाला भी बन जाता है। अगर आप उसको इस प्रकार की कहानियां बताते हो तो पर्यटक केवल देखने वाला नहीं बल्कि सीखने वाले के रूप में भी आपके सामने बन जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। साथ के साथ अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो पॉइंट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इको टूरिज्म। कौन सा है, डोमेस्टिक और आपके सामने इंटरनेशनल इको टूरिज्म क्या होता है, इसके बारे में भाई अपन जानेंगे। डोमेस्टिक इको टूरिज्म क्या होता है, जब आप अपने देश के अंदर कोई जगह पर घूमने को जाते हो तो वो कैसा टूरिज्म होता है, डोमेस्टिक इको टूरिज्म होता है। किस प्रकार का इको टूरिज्म होता है, डोमेस्टिक इको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। और आप कोई विदेशी भूमि पर कहीं घूमने के लिए जाते हो, मतलब अगर आप विदेशी जगह पर घूमने को जाते हो तो वो कैसा टूरिज्म होता है भाई, इंटरनेशनल टूरिज्म होता है। कैसा होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म के नाम से उसको जाना जाता है। तो डोमेस्टिक आप अपने देश में घूमने के लिए गए वो डोमेस्टिक, विदेशी जगह पर आप कहीं पर घूमने के लिए गए वो आपके सामने कैसा है, इंटरनेशनल टूरिज्म है। अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती है, आपको अपने देश के अंदर अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी, विदेशों की संस्कृति अलग देखने को मिलेगी। वहां पर भाई आपके सामने आप घूमने जाओगे तो स्वच्छता ज़्यादा देखने को मिलेगी, लोग आपस में फैमिली से इतने ज़्यादा जुड़े नहीं रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। चीज़ें ज़्यादा स्वच्छ होंगी, है ना। पर्यावरण में आपके सामने जनसंख्या कम है तो लोग कम देखने को मिलेंगे। प्रकृति से नया अनुभव चाहते हैं, मतलब प्रकृति को है, प्राकृतिक रूप से आपको क्या होगा, एक नया प्रकार का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक नया आप वहाँ पर अनुभव प्राप्त करोगे। स्थानीय कहानियों में रुचि लेते हो और वहाँ पर उस जगह से जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार की जो स्थानीय कहानियाँ होती हैं उससे संबंधित आपको रुचि देखने को मिलती है। तो ये थे आपके सामने भाई यूनिट नंबर 2 से संबंधित इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं, जिसके अंदर प्रश्न आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, टारगेट ग्रुप्स एंड अवेयरनेस ऑफ फॉर इको टूरिज्म। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, टारगेट ग्रुप्स कौन से होते हैं और अवेयरनेस फॉर इको टूरिज्म क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की वर्तमान स्थिति, करंट स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक स्थिति क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्राकृतिक जो आपके सामने संसाधनों की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जैसे जंगल, जल, भूमि, वन्य जीव और जैव विविधता है, ये सारी की सारी क्या चीजें होती है भाई आपके सामने, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, जैसे जंगल, जल, भूमि और वन्य जीव। आज की स्थिति में प्राकृतिक संसाधन कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके सामने कई प्रकार के आपके सामने समस्याएं देखने को मिल रही हैं आज के समय। जैसे जो अलग अलग प्रकार जो जंगल है उनकी कटाई की जा रही है, जल स्रोत है उसका प्रदूषण देखने को मिल रहा है और वन्य जीवों की कमी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, जो अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है और पर्यटन बहुत ज़्यादा स्तर पे दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी सीधी बात है, क्या हो रहा है आपके सामने, जो जंगलों की कटाई है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पे हो रही है। जल स्रोत है, बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, तो जैसे कुल्लू मनाली पर लोग घूमने के लिए गए, वहाँ पर झरने को देखा, उसी में नहा लिए, उसी में आपके सामने कपड़े धो लेते हैं, वहाँ पर लोग आपके सामने प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जल स्रोत है वहाँ पे उन पर प्रदूषण देखने को मिलता है। वन्य जीवों की संख्या में कमी आती है, जो अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव होते हैं भाई उनकी संख्या में कमी आती है और अनियंत्रित पर्यटन देखने को मिलता है। अनियंत्रित पर्यटन क्या होता है भाई आपके सामने, जो पर्यटन होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके सामने जो पर्यटक होते हैं वो अनकंट्रोल्ड संख्या में देखने को मिलते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं तो इको टूरिज्म भी टिकाऊ नहीं रह पाएगा। मतलब यदि प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट नहीं होंगे तो इको टूरिज्म भी क्या होगा आपके सामने, टिकाऊ नहीं होगा, इको टूरिज्म भी अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। तो भैया आपके सामने प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनको नष्ट नहीं होना चाहिए, इनको नष्ट होने से बचाना चाहिए, तभी इको टूरिज्म वो आपके सामने टिकाऊ रह पाएगा। इको टूरिज्म का क्या उद्देश्य होता है, संसाधनों का संरक्षण करना। जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, चाहे अगर अपन बात करें जो
वहाँ पर जल है, जंगल है, आपके सामने वन्य जीव है, सबका संरक्षण करना जरूरी है। वही आपके सामने उस जगह के क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। संतुलित उपयोग करो। अगर कहीं पर आपके सामने इको टूरिज्म करने जाते हो, अगर कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो पेड़ों को आपके सामने बचाओ भाई, उनको काटो मत। टूरिस्ट लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रकृति को खराब करके टूरिस्टों को ला रहे हो तो कोई भी फायदा नहीं है। और लोगों को जागरूक करो, वहाँ पर आने वाले लोगों को, कि भाई पर्यावरण बहुत ज़्यादा संवेदनशील चीज़ है, इसको बचाना भी जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस मैसेज, मतलब जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको बचाने के लिए आप किस प्रकार का जागरूकता अभियान चला सकते हो, उसके बारे में पढ़िए। इको टूरिज्म में शिक्षा, एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यटकों को स्थानीय लोगों को सही जानकारी देकर संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मतलब कट्ठे भी घूमने जा रहे हैं, अगर उठे जो पर्यटक हो ना, है ना, उन्हें अगर स्थानीय लोग सही बारम ज्ञान दी कि भैया आपके सामने यो देखो उड़ रहा है, यो पेड़ है हमारे, और ये पेड़ को बचानो, यो पेड़ के लिए हमारी मान्यताएं, इन बचाना जरूरी है। या प्रकृति है ना, ये जल है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये सब चीज़ों का महत्व अगर पर्यटकों को स्थानीय लोग समझें तो क्या होगा भाई, आपके सामने इको टूरिज्म जो वहाँ के लोग हैं जो उस जगह को देखने आते हैं वो प्रेरित होंगे उसको संरक्षित करने के लिए। अवेयरनेस मैसेज, जंगल और आपके सामने वन्य जीव का संरक्षण का क्या देना चाहिए, मैसेज देना जरूरी है। किस चीज़ का, जंगल और वन्य जीव को किस तरीके से संरक्षित करना चाहिए, इस चीज़ का मैसेज दें। जल और ऊर्जा की बचत, किस तरीके से आप अपन जल और ऊर्जा को बचा सकते हैं, क्या किस तरीके से जल और ऊर्जा को बचा सकते हैं, इसके बारे में आप जो स्थानीय लोगों को बताएं। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, मतलब किस तरीके से आपके सामने जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूकता दी जाए। और स्थानीय संस्कृति, जो स्थानीय रूप से जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति का जो सम्मान किया जाए, तो इससे क्या होगा भाई, आपके सामने लोग हैं वो जागरूक होंगे, और जागरूक होने के साथ साथ क्या होगा, जो स्थानीय संस्कृति उसको पहचान मिलेगी। अगर स्थानीय चीज़ें संरक्षित रहेंगी, पर्यावरण संरक्षित रहेगा, तो लोग संरक्षित रहेंगे, और लोग संरक्षित रहेंगे तभी सब कुछ हो सकेगा। छोटे छोटे संदेश के माध्यम से आप क्या दे सकते हो, प्रभावी संदेश दे सकते हो। लोगों को जागरूक करने के लिए आप कौन कौन से माध्यम को अपना सकते हो। अवेयरनेस मैसेज सही लोगों तक पहुंचने के लिए उचित माध्यम का चयन करना जरूरी है। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जो अवेयरनेस जागरूक अभियान है, लोगों को जागरूक करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो मीडियम को सुन रहे हो, अगर उसको सही चुनते हो तो क्या होता है, लोगों तक वो मैसेज अच्छे से पहुंचता है। जैसे मीडिया के प्रकार, पोस्टर और बैनर, किसके माध्यम से आप कोई भी पोस्टर और